सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों और प्रतियोगी छात्रों और अभिभावकों, जब मैं इस तरह की वीडियो अगर आपके बच्चों के विकास के लिए लेकर के आता हूं तो थोड़ा सा फर्जापा भी बन जाता है कि इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाएं। आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो और भी भाई बहन जितने भी पढ़ रहे हैं वो भी लाभान्वित हों इस वीडियो से। हमारा पर्पज है केवल एक जगह से बैठ करके अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को आगे तक बच्चों तक पहुंचाना, जो उनकी कठिन चीजें हैं उनको सरल बनाना, आसान बनाना, जिससे मैं अगर एक बार पढ़ा करके निकल जाऊं तो उसको वीडियो को बार बार देख करके उस कठिनाई का सलूशन कर लेना। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। आपका अपना चैनल है DAV IC टटीरी, और अब तो नाम भी आप देख सकते हैं, राजेश कुमार सरोज के नाम से अगर आप डाल देंगे तो यूट्यूब पर वह राजेश कुमार सरोज के नाम से भी आ जाएगा, तो आप उसमें पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी का फर्ज भी बनता है कि आप सभी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, तो जिससे यह जन जन तक पहुंचे। तो देखिए, अब स्वर संधि में मैंने आपको पहले पढ़ाया था दीर्घ संधि, और आपको बता दिया था का सवर्ण दीर्घ है। दूसरा पढ़ाया था यण संधि, और तीसरा इको यणज, और तीसरा पढ़ाया था अयादि संधि, एचो एवायावह। चौथा पढ़ा दिया था आपको गुण संधि, आद गुण या अदेन गुण। अब पांचवा मुझे पढ़ाना है वृद्धि संधि। उसमें वीडियो में छूट गया था। वृद्धि संधि में इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि या वृद्धिरादैच, वृद्धि रादैच, वृद्धि रेचि। अब इसमें देखिए एच शब्द आ रहा है, ए ओ आई औ, आ या आ के बाद देखिए इसका जो सेंस है आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अ या आ के बाद, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है अ या आ हो, तो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह ए, ओ, आई और अ हो। देखिए एच इसमें दिया वृद्धि रेचि, एच दिया है। एच का मतलब होता है ए, ओ, आई और अ। माहेश्वर सूत्र में हमने पढ़ाया आपको, आपने पढ़ा और उसमें प्रत्याहार में आपने एच पढ़ा, ए, ओ, आई, औ। आपने इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ा, इसको याद कर लीजिएगा प्रत्याहार में। माहेश्वर सूत्र जब आपको याद रहेगा तो इस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ या आ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब ए, ओ, आई, औ हो, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको वृद्धि हो जाएगी, यही कहा जा रहा, वृद्धि हो जाएगी। यानी ए आए या ए आए तो इसका हो जाएगा ए, ए या ए का हो जाएगा ए, ओ या औ का हो जाएगा औ। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है कि पहला शब्द आ या आ, और दूसरा पहला वर्ण आ या आ और दूसरा वर्ण ए या ए आए तो ए हो जाएगा। फिर इसी प्रक्रिया में यहां भी अगर ऐसा कुछ होता है, आ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाएगा, आ या आ के बाद ओ या ओ आए, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ओ का मात्रा एक ऐसे होता है, औ का मात्रा ऐसे होता है। ओ ये है और औ ये है, लेकिन यहां पर ए भी देख लीजिए, ए एक मात्रा है ऊपर और ए इस पर दो मात्रा है, तो इसमें डिफरेंस है। ये ए कहा जाएगा, ये ए कहा जाएगा, ये ओ कहा जाएगा, ये औ कहा जाएगा। तो इस बात का भी आपको फोकस करके चलना होगा कि उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं और इनका महत्व क्या है। तो अब आपने देखा आ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो गया, ओ या ओ आए तो औ हो गया। अब आपको जैसे हमने पढ़ाया, अब मैं बता रहा हूं एक एक शब्द है, क्या है एक एक। अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसको वर्ण विच्छेद कर लीजिए, ए, क, ऐ और क,
और अ। यहां पर देखिए यही फोकस करना है। वर्ण विच्छेद में आपने देखा क में क्या मिला हुआ, अ मिला हुआ, ए में क्या मिला, केवल ए है, स्वर निकाल दिया। यहाँ पर ए स्वर है ही है, ये क में अ मिल गया और क में अ है, क में अ हमने वर्ण विच्छेद कर दिया और अ आया हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप कर लीजिए, यहाँ स्पेस दे दीजिए, यहाँ पर ए और क पे हलन कर लीजिए। आ या आ के बाद, ये प्रतिबंध याद रखिएगा, आ या आ के बाद। अगर हम इसको अ लेते हैं, यहाँ पर स्पेस दिया है, अगर आ रखते हैं तो बनेगा क्या, एक। तो यहाँ पर हमने करा एक, अगर आ करते हैं ए का हो जाएगा, जबकि यह ए का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ दूसरा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद क्या आना चाहिए, ए या ए। अगर हम ए रखते हैं तो एक आएगा, अगर ए कर देते हैं ए का आएगा, जबकि यह गलत है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक, ए आएगा। तो क्या बन गया, एक प्लस एक बराबर एक एक। अब यही आप उल्टा चलिए थोड़ा सा, एक प्लस एक है। अब देखिए एक में क्या मिला हुआ है, अ, फिर यहां पर क्या है, ए, फिर वही प्रतिबंध यहां पर आ गया कि अ या आ के बाद ए आता है, तो क्या बन जाएगा, ए, और ये ए होकर के तब बन गया यहां पर एकाएक। एकाएक में दो मात्रा लग गई, तो ये दो मात्रा वाला वहां पर एक पर आ गया। तो यह क्या बना आपका, एकाएक। अब जैसे परम ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य, देखिए परमैश्वर्य यह शब्द है। आप इसको देखिए, प अ र अ म ऐ स्व स हो गया, व अ र य अ। हमने पूरा वर्ण विच्छेद कर दिया है। हमें यहां पर देखना ए पर, कहां देखना, अ पर, अ पर देखना है और यहीं पर हमें प्लस कर देना है अ पर, और बाकी को इनको मिला दो, श्वर्य। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर आपने देखा, यहां पर आ गया प र और म पे हलन कर लीजिए, ये किस पे से है, किस पे से, हाँ। इसी अ को हमें मिलाना है। अगर हमने इसमें अ मिला दिया तो परम बना, आ मिला तो परमा, परमा शब्द नहीं होता है, सार्थक शब्द लेना है। तो आपने क्या मिला यहां पर, अ, तो क्या बन गया, परम, और प्लस यहां पर देखिए ए मिलाते हैं तो ऐश्वर्य, और अ मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य। जबकि हाँ, तो इसमें देखेंगे आप कि परम, यहां पर देखिए आ गया, अगर हमने अ रखा है तो निश्चित रूप से परम हो गया। और ऐश्वर्य के लिए मैंने बताया था आपको, ऐश्वर्य यह होता है। शब्दों का बिल्कुल ज्ञान आपको होना चाहिए कि ऐश्वर्य कैसे लिखा जाएगा। ऐश्वर्य जो लिखते हैं, देखो ये गलत है, तो ऐसा लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऐश्वर्य लिखना पड़ेगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यह राइट है। तो इसलिए हमें शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। सदैव है, एक शब्द है सदैव, देखिए सदैव। अब हमने सदैव को वर्ण विच्छेद करिए, स अ द अ व अ। अब यहां पर देखिए इसी पर हमें फोकस करना है, और इसके बाद इसको हम ऐसे रख देंगे व, और यहाँ पर प्लस कर देंगे, स्पेस दे देंगे, यहाँ भी स्पेस दे देंगे, स और द। अगर हमने यहाँ पर अ रखा तो सद होगा, और यहाँ पर आ लगा दिया तो सदा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगाया क्या, आ, क्या हो गया, आ सदा। और यहाँ पर एव, ये एव आएगा, जबकि ऐब नहीं होगा, ऐब जो है ये गलत है। तो यह क्या हो जाएगा, एव। तो सदा धन एव, आपने देख लिया। तो यह आपके मैं आगे मिटाता हूं और दूसरे उदाहरण लेकर कहता हूं। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सूत्र कहां पर लगेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। आया आ के बाद, अब ये हम नीचे का नहीं मिटा रहे हैं और ये बाकी मिटा दे रहे हैं। तो देखिए अगला जो उदाहरण है हमारा, वनौषधि, 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 ये देखिए। अब हमें वनौषधि का जानना चाहिए। सबसे पहले कि औषधि कैसे लिखा जाता है, देखिए औषधि, ये जो है औषधि, ये राइट है। लेकिन जो ये लिखते होंगे औषधि, यह बिल्कुल रॉन्ग है। तो यह बात का ध्यान रखिएगा कि औषधि ऐसे लिखा जाता है, औषधि ऐसे लिखा जाता है, तो हमें इसको नहीं लिखना है। ठीक, अब हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद इसलिए करता हूं बच्चों, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए कि संधि कहां पर हो रही है। अगर आपको ये नहीं पता होगा संधि कहां हो रही है,
तो आप विच्छेद कैसे कर पाएंगे और उसको कैसे क्लियरिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो इसलिए हमें वर्ण विच्छेद हम आपके आसानी के लिए करते हैं, उन्हें डायरेक्ट हम कर देते हैं। औ श अ ध ई। अब आप देखिए यहाँ पर आओ पे आ जाइए और बाकी इनको मिला दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, स्पेस दे दिए, स्पेस दे दिए, यहाँ पर ये श और धी और यहाँ पर व न हलंत आ गया। अब हम यहाँ पर अगर आ या आ के बाद देखो, आ या आ के बाद औ हो रहा है तो ओ या ओ आया होगा। तो हमें निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना है, पहले आ रखते हैं तो वन होगा, आ रखेंगे तो वन आ, तो एक बात तो क्लियर होगी कि वन आ गया, एक शब्द तो हमारा क्लियर हो गया, वन हो गया। दूसरा यहाँ पर ओ रखेंगे औषधि, जबकि मैंने बताया था कि औषधि क्या है, ये औषधि है, यह सही है, और औषधि क्या है, ये गलत है। तो आप लोग वर्ण शब्दों को जानते रहें, ये गलत है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर औ, और औ हो जाएगा षधि। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें कि वर्ण और धन औषधि। और यहाँ पर जैसे एक और शब्द है महोजय, महोजय म हो ज। देखिए महोजय का मतलब होता है, देखिए म अ ह औ ज अ। अब यहाँ पर औ आ गया, यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, स्पेस स्पेस और ज पूरा कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर म और ह आ गया, म भी मिल गया, हो गया। औ कैसे आएगा, यहाँ पर अगर अ रखते हैं तो मह हो जाएगा, आ रखते हैं तो महा, शब्द महा सही होता है। महा शब्द जो है यह ध्यान रखिए महा होता है महान, तो यहाँ पर आ गया महा। और यहाँ पर धन अगर ओ रखते हैं, ओ रखते हैं तो ओज, और औ रखते हैं तो औज, औ शब्द नहीं होता बल्कि क्या होता है ओज, क्या होता है ओज, तो बन गया क्या महोज। क्लियर, तो यह बात आप ध्यान ध्यान रखें। और एक और भी ले लीजिए दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, दंतौष्ठ। अब बिल्कुल एकदम आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर औ आ गया है, अब यहाँ पर हम आया आ होगा तो दंत हो गया, दंता, तो हम कर लेंगे दंत। क्लियर, प्लस ओष्ठ होता है, औष्ठ होता है, तो होता है ओष्ठ, औष्ठ नहीं होता। देखिए कभी भी आप पढ़ेंगे ओष्ठ पढ़ेंगे, ये राइट है, और ये औष्ठ, ये रॉन्ग है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, और ऐसे महौषध, महा औषध, महा औषध, महौषध अगर हम करते हैं शब्द महौषध, देखिए महौषध। अब आप यहां पर आएंगे तो महा, देखिए औ आया, हमें संधि यही करनी है, तो महा हो जाएगा, मह नहीं होगा, क्या हो गया महा। और औषध, जैसे औषधि था वैसे औषध। क्लियर, ये आपको एकदम क्लियर हो गया। अब आपके कितने भी उदाहरण हो, विद्याश्वर्य, विद्या ऐश्वर्य, तथैव, देखिए तथैव एक शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है तथैव। त वर्ण विच्छेद करिए, त अ थ अ व अ। आप देखिए तो यहाँ पर व पूरा कंप्लीट हो गया, प्लस स्पेस स्पेस, यहाँ पर आ गया त थ। अब यहाँ पर क्या है, अब हमें आया आ लाना है, आल आए तत्, आल आए तथा, और यहाँ पर तथा हो गया। और यहाँ पर हमने बताया था आपको एव होता है, क्या होता है ए व, आयव नहीं होता, ए होता है, तो बन गया तथा धन एव, तथा धन एव, तथैव। ऐसे ही विद्याश्वर्य, महा महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, वीरोदार्य, वीर प्लस औदार्य। आपने इस बात को देखा। अब अगली जो संधि हम पढ़ाने जा रहे हैं वह अगली संधि आपकी आएगी अब पूर्व रूप संधि। स्वर संधि की प्रक्रिया में फिर एक संधि हमारी आई है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। तो हमारी यह संधि जो है 6ठे नंबर पे है, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। और इसका सूत्र होता है एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, पदांतादति, एंग पदांतादति। देखिए कहा कि किसी शब्द या पद या शब्द रूप या धातु रूप, किसी शब्द रूप
जिसके पद में, यदि किसी पद में क्या हो, अंत में एंग आए, किसी पद के या शब्द रूप के, शब्द रूप या धातु रूप, यानी पद के अंत में एंग आए, एंग, एंग का मतलब होता है ए, ओ, आई और औ, ये आए। एंग का मतलब क्या है, आए, और उसके बाद क्या है, आए, आए, और उसके बाद आए। तो अगर शब्द रूप है, जैसे रामा रामो रामा की बात करते हैं, या पठत पठता पठंती, धातु रूप है, ये शब्द रूप, ये शब्द रूप हो गया। और धातु रूप जो धातुएं होती हैं, क्रिया होती हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम हो सकते हैं, और यह क्रिया हो सकती है। तो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के अंत में अगर एंग आ रहे हैं, जिस भी शब्द या पद के अंत में एंग आए, ऐसे रूप जो शब्द रूप है, ऐसे धातु रूप जिनके अंत में एंग आए, यानी ए हो, ओ हो, ऐ हो, औ हो, अगर आते हैं और उसके बाद आए, तो तब क्या करना है, तो उसके स्थान पर जो आपका ए आ रहा है, तो वहां पर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए, या ओ हो जाएगा, ए या ओ होगा, हो जाएगा। और आ के स्थान पर ये अवग्रह का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, किसी भी शब्द रूप या धातु रूप के अंत में जो पद आ रहा था, उसके अंत में एन आए, ए, ओ, ऐ, औ आए, और उसके बाद क्या आए, अ आए, तो क्या करना है, उस ए या ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर एक गलती हुई है, ए ओ केवल आएगा, ए है ना, ए ओम, केवल ए ओ, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है। तो क्या आएगा, एम का मतलब ए ओ आए, और उसके बाद अ आए, तो ए या ओ हो जाएगा, उनके स्थान पर ये हो जाएगा, और अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अवग्रह का चिन्ह है, और यह क्या रहता है, यह बिल्कुल चुपचाप रहता है, यह इसमें आवाज नहीं आती, साइलेंट रहता है, इसको हम बोलते नहीं है। जैसे हरे, हरे प्लस अब, देखिए यह विच्छेदित हुआ है, हरे प्लस अब, हरे शब्द का है, ये हरे शब्द का है, यह हरे लगा हुआ है, ए है यहाँ पर क्या है, ए, और यहाँ पर अ है। तो आपको बताया था कि अगर ए आए और उसके बाद अ आए, और यह धातु शब्द रूप है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो इसके स्थान पर तो यही रहेगा, यानी है रे, तो यही रहेगा। ये जो अ है, यह आपका साइलेंट हो जाएगा, इसके स्थान पर अवग्रह आ जाएगा, ये और व, तो इसे हम पढ़ेंगे हरेव। क्या पढ़ेंगे, हरेव। अब अगर, हाँ, अब आपने देखा कि यहाँ पर हरे धन अब है, यहाँ पर ए आया, और एक के बाद आ रहा है, तो हरि रूप है, ये कौन सा रूप है, हरि का, तो ये शब्द रूप है। कैसा रूप है, शब्द रूप, यानी संज्ञा या सर्वनाम के रूप होने चाहिए, या धातु क्रिया का रूप होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर ए आया और उसके बाद अ आया, तो इसको मिलकर के ये ए ही रहेगा, क्या रहेगा, ए, तो हरे को हरे ही रहेगा, बाद वाला जो अ है, इसको अवग्रह बन जाएगा, इसको खंडाकार कहते हैं, यह साइलेंट रहता है, इसमें आवाज नहीं आती है। जब हम इसको विच्छेदित करते हैं तब पढ़ेंगे हरे अव, हरे अव, ऐसे पढ़ेंगे हरेव, क्या पढ़ेंगे, हरेव। ऐसे विष्णुव, विष्णुव है, देखिए अब आप, विष्णु में ओ है, और ओ के विष्णुव, तो आप देखिए यहाँ पर विष्णुव है, इसको तोड़ेंगे अगर, तो विष्णु,
हाँ, यहाँ पर विष्णु, आप देख रहे हैं विष्णु है और विष्णु के बाद अव है। विष्णु यहाँ पर है और अव, विष्णु शब्द है ये, और विष्णु का जब हम इस लेंगे तो ये ओह बना रहेगा और इसकी जगह पर अवग्रह आ जाएगा, तो यह बन जाएगा विष्णु, विष्णु व, विष्णु व। इसको उच्चारित क्या करेंगे? विष्णु व, विष्णु व। अगला जो उदाहरण है, वने प्लस अत्र, वने धन अत्र। देखिए यहां पर ए है और ए के बाद आया हुआ है, ए और अ, तो यहां पर व ने और इस अ का हम अवग्रह कर देंगे तो ये बन जाएगा वनेत्र। देखिए वन का ये रूप है, वने बन गया है ना, वन का रूप है ये, और ये वने है और वने के बाद यहाँ आया है। ऐसे विष्णु है, विष्णु के बाद ये इस तरह से आया है। अब जैसे बालो, बालो धन अवदत, अवदत। देखिए बालो है, यहां पर ओ आया और यहां पर अ है, तो इसको बालो तो ऐसे रहेगा, ये बालो हो गया और ये अ जो है इसको अवग्रह हो गया, तो यह बन गया अवदत, बालोवदत। एक और उदाहरण इसका रह गया है, लभे अहम। देखिए लभे धन अहम, लभे धन अहम, तो लभे अहम में यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ए है और यहां पर अ है, तो इसको बन जाएगा, ए तो ये रहेगा, ये इसका अवग्रह हो जाएगा, तो बनेगा लभे हम, लभे हम, लभे हम। तो इस तरह से आप देखें, पूर्व रूप संधि क्या कहता है कि जो शब्द रूप या धातु रूप, पहला पद में शब्द रूप या धातु रूप जिसके अंत में, ऐसे शब्द रूप या धातु रूप जिसके अंत में, ये देखिए धातु रूप है लब, लब धातु रूप है, इसके अंत में ए या ओ आए और उसके बाद अ आए तो क्या करेंगे? ए ओ का तो ए ओ हो जाएगा और अ के स्थान पर जो बाद में आ रहा है उसके स्थान पर यह अवग्रह हो का प्रयोग हो जाएगा। यह साइलेंट रहता है, अवग्रह इसको खंडाकार अ भी कह देते हैं। जैसे हरे धन अव, हरेव, विष्णु धन अव, विष्णु, वने धन अत्र, वनेत्र, और बालो धन अवदत, बालोवदत, लभे धन अहम, लभे हम। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर? तो अब उम्मीद करता हूं आगे बढ़ें। अब अगली जो संधि है, पर रूप संधि, सातवां, पर रूप संधि। उस सूत्र में आपने देखा एंग पदांतादति, जिस पद के अंत में, जिस पद के अंत में एंग हो और उसके बाद अ आए, तो आपने ये देखा कि ए ओ हो तो उसका ए ओ हो जाएगा और अ का क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। अब इसमें इस संधि में क्या है? एंग परिरूपम, एंग पर रूपम, पर रूपम। अब ये कहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद, बहुत बड़ी बात है ये कि अकारांत, याद रखना है, अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के बाद या अकारांत उपसर्ग के बाद एंगादि, जो एंगादि वाले धातु बाद में हो तो पर रूप एकादास हो जाता है। एंगादि वाले धातु रूप हो तो क्या होता है? फिर उनका हो जाता है पर रूप एकादेश, पर रूप एकादेश हो जाता है। उसके बाद अगर इस तरह की चीजें होती हैं कि अकारांत उपसर्ग के बाद एंगादि वाले धातु हो, तो उसके एंगादि मतलब क्या हो? एंग मतलब क्या होता है? आपको बताया था मैंने, एंग का मतलब होता है ए ओ,
जिसके अंत में जिस धातु के बाद एंगाद वाले धातु रूप हो तो पर रूप एकादश हो जाता है। जैसे प्रेजते, प्र प्लस, देखिए प्र आपका धातु हो गया एजते, प्र आपका उपसर्ग है। अब आप देखिए प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, एजते धातु है और इसकी शुरुआत है ए से और इसके प्र उपसर्ग में आ है, आ धन ए आ गया, आ धन ए। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम सिंपल सी बात है, जैसे था वैसे मिला देंगे, प्रेजते, प्रे ज थे, ये पर रूप हो जाएगा बिल्कुल। ये प्र था ना, प्र है, अब इसमें ए मिल जाएगा तो बन जाएगा प्रे। जबकि यह अलग हो जाता, आया आ के बाद ए आया है तो गुण मतलब इस तरह की चीजें दूसरी संधि आ जाती। अभी आपने पढ़ा था। लेकिन इसका एक दिया गया विकल्प है कि अगर उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद अगर धातु की प्रारंभ हो रहा है और आकारांत उपसर्ग है, उसके बाद एंगादि धातु अगर आ रही हैं, एंग ए ओ वाले धातुएं आ रही हैं, तो उनको हम मिला देंगे तो प्रेजते रूप बन जाएगा, प्रेजते आ जाएगा, पर रूप एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूप, पर रूप हो जाएगा, तो यह प्रेजते बन गया है। तो इसी प्रकार से है उप धन ओषति, ओषति, उपधन ओषति। अब देखिए यहां पर अ है, उप है आपका उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग है, क्या है, अकारांत उपसर्ग है, अ है, और यहां पर ओषति जो धातु है, यह ओ से इसका प्रारंभ हो रहा है, ओ से प्रारंभ हो रहा है, देखिए एन आ रहा है इसमें, तो ओषति में ओ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इस अ के स्थान पर ये ओ इसमें मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, जैसे अता विलोप होकर के ओ इसमें मिल जाएगा, तो बनेगा उपोषति। क्या मिलेगा, उपोषति। आप इन उदाहरणों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो, व्यंजन संधि, अब अगली संधि जो है, हम स्वर संधि समाप्त करने के बाद व्यंजन संधि में आ चुके हैं। अब व्यंजन का व्यंजन के साथ जब मेल होगा, व्यंजन का व्यंजन भी, स्वर का स्वर के साथ मेल था तो स्वर संधि, स्वर संधि क्या थे, स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि, और व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल व्यंजन संधि। अभी स्वर और व्यंजन आप लोगों को पता है। स्वर आपने देख लिया, आ से आह तक, आह तक भी नहीं कर सकते, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह। व्यंजन का से ज्ञ तक, और व्याकरण की भाषा में कहें तो हल, अगर व्याकरण की भाषा में कहें तो हल व्यंजन है। हल क्या है, व्यंजन है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। एक बार आज मैं उच्चारण फिर से पढ़ देता हूं सारा का सारा। व्यंजन में क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, स, ह, क्षत, त्र, ज्ञ। यह आपका व्यंजन है। अब इसमें व्यंजन का व्यंजन के साथ, यानी अब इसको मिटा देते हैं, आपको आगे के लिए आप देखिए। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, व्यंजन, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का
प्रथम वर्ण व्यंजन हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तो इस पर हमारी संधि है पूरी व्यंजन संधि। अब हम इसको लेकर के आ रहे हैं। इसमें देखिए आप कौन सी संधि आ रही है। सबसे पहली जो संधि बनेगी वो बन जाएगी चुत्व संधि। चुत्व, चुत्व संधि। इसका जो सूत्र होता है स्तोश्चु नाश्चु, स्तोश्चुनाश्चु, 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 यह आपका जो सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु, इसको खूब अच्छे तरीके से समझिए, इसको याद कर लीजिए। स्तोश्चुनाश्चु इसका मतलब है सीधा सीधा स और त के बाद, त वर्ग के बाद त वर्ग। त वर्ग का मतलब होता है सीधा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। च वर्ग यहां पर दिया हुआ है, तो च वर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ, य। तो स के बाद अगर ट वर्ग, स के बाद अगर बड़ा श आता है, शलजम वाला श आता है, तो उसका श हो जाएगा। ट वर्ग के बाद अगर, ट वर्ग के बाद अगर च वर्ग आता है, जैसे मान लीजिए ट वर्ग के बाद त के बाद च आए, तो च तो हो ही जाएगा। ट के बाद अगर छ आए, तो ये जो वर्ण जिस प्रकार का आएगा हम उसी प्रकार का वर्ण रखेंगे। जैसे यहां पर अगर द है तो ज हो जाएगा, थ है तो छ हो जाएगा, ध है तो झ हो जाएगा, न है तो य हो जाएगा। इसका उल्टा भी हम कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी स का श होना है, त वर्ग का च वर्ग होना है, और अगर च श के बाद च वर्ग आए तो भी क्या हो जाना है, स के बाद अगर च वर्ग आता है स, तो श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शलजम वाला श। तो स के बाद अगर च वर्ग आए तो श हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको इस नियम को जानना है कि स तथा त वर्ग के स्थान में श तथा च वर्ग हो जाता है। यदि उसका श या च वर्ग के साथ योग हो तो, स तथा च वर्ग का योग हो तो। अब देखिए कैसे कैसे होना है। एक इसका उदाहरण लेते हैं पहले। बालस प्लस शेते, देखिए बालस, बालस प्लस शेते। देखिए ये स है और स के बाद शलजम वाला श आया, स के बाद च वर्ग आए तो श हो जाएगा। स के बाद देखिए, स के बाद श आए तो भी श हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बालस आया और शे है, तो यहां पर दीर्घ आया है, मतलब शलजम वाला आया है, तो आप इसे कर सकते हैं बालस शेते। बालस, इसको छोटे को दंत स को तालव्य दिशा हो जाएगा आधा, बालस शे थे, बालस शे थे। इसके प्रभाव में यह आ जाएगा। तो अब अगला उदाहरण है गजस प्लस चलत। देखिए गजस धन चलती। आपको बताया था कि स के बाद अगर च वर्ग आए तो स का तालव्य श हो जाएगा, तो इसको बना देंगे हम, केवल बस वही चेंज होना है आधा, गजस चलती, गजस चलती। क्या है, गजस चलती। अगला जो उदाहरण है देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण, सत धन चित। अब देखिए जो मैंने बताया था सत धन चित, ये त है और त के बाद च आया है, बिल्कुल, तो हमें क्या बन जाएगा, यह च ही बनेगा। फिर क्या बन जाएगा, त का च हो जाएगा। क्या बन जाएगा, त का च, तो बन जाएगा आधा त है तो आधा च बनेगा, सचित। क्या बन जाएगा, सचित, सचित। अब यहां पर एक अगला जो बन जाता है सद, सज्जन ले लो। अब उल्टा चलेंगे थोड़ा सा, सज्जन पूरा, सज्जन आ गया, इसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए बच्चों। तो वर्ण विच्छेद करेंगे स अ,
और ज, फिर ज, फिर अ, फिर न, फिर अ। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, यहाँ दो ज आया है तो इसको पहले मिला लीजिए आप, तो बन गया जन, धन। यहां पर स, और ये ज कहां से आया, देखिए ज कहां से आया हुआ है, आप इसके ऊपर चले जाइए, ये यहां से कहां से आया, द से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, द, सद प्लस जन, सज्जन, सद प्लस जन, सज्जन, सद प्लस जन, सज्जन। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझिए। कस प्लस चित, देखिए एक और उदाहरण आया है, कस धन चित। अब आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझ लेंगे, स के बाद च आया है तो यह क्या बन जाएगा, शलजम वाला स बन जाएगा, तालब स हो जाएगा, तो बन जाएगा कश्चित, क्लियर, कश्चित, कश्चित, समझ गए। तो इस तरह से अभी और एक आध उदाहरण है, शार्गिन प्लस जय, शार्गिन, शार्गिन प्लस जय, देखिए शार्गिन, शार्गिन प्लस जय, केवल यहां पर देखिएगा ये आधा न है, यहाँ न है और यहाँ जय है। अब न तो देखिए न है और यहाँ पर ज शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से इस नकार को भी यह हो जाएगा, न को क्या हो जाएगा, यह, क्योंकि इसके बाद च वर्ग का वर्ण है, तो च वर्ग का वर्ण ज है, लेकिन यह च वर्ग आने के कारण इसका जो पंचम वर्ण है न का, और च का पंचम वर्ण वो आ जाएगा, तो इसको बन जाएगा शा भी, यहां पर या ये आ जाएगा शार्गिन जय, शार्गिन जय, शार्गिन जय, जय बन जाएगा। तो इस किसके लिए हुआ ये, यहां पर ग रहता है, ये शार्गिन जय। तो यह आपका, यानी कुल मिलाकर न को या होना, न को या होना, न को क्या हो गया, या हो गया है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, न को भी या हुआ है, इसके कारण हुआ है। देखिए जैसे उच्चारण, 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 अब इसमें अगर हम वर्ण विच्छेद कर देंगे तो उ, च, च, आ, र, अ, ड़, अ। अब आप यहां देखें दो च आया हुआ है, तो पहले तो इसको आप मिला लीजिए, तो बन जाएगा चार ड़, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर मिला लिया और यहां पर कर दिया प्लस, यहां से यहां तक आपने मिला लिया, चारण हो गया। यहां जो च आया है बच्चों, ये देखिए च कहां से आया हुआ है, ट से, तो आपने क्या कर दिया, उ, ट, बिल्कुल क्लियर हो गया। उच्चारण, यह उच्चारण हो गया आपका, उत प्लस चारण, ठीक है। उज्ज्वल लीजिए, उज्ज्वल, ये रहा उज्ज्वल, इसको लिखने में भी लोग गलत करते हैं, आप इसको यहां पर समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं उज्ज्वल ऐसे, कुछ लोग कहते हैं कि उज्ज्वल, और कुछ कहते हैं उज्ज्वल, जबकि ये आपका सही है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये राइट। आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि उज्ज्वल शब्द आपका ये शब्द है, तो निश्चित रूप से अब आप इसको गलती नहीं करेंगे, यह बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, यह आपका राइट है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो अब हम उज्ज्वल को क्या करेंगे, उज्ज्वल को हमने व विच्छेद किया, उ, ज, ज, अ, नहीं अ नहीं होगा, व, अ, ल, अ। अब आप देखिए यहाँ पर दो ज है, तो जहां से दो ज है वहां से हम इसको एक जैसे इधर ले लेंगे, तो बन जाएगा ज्वल, ठीक है। अब यहां पर बना उ और ज। अब देखिए ज कहां से आया बेटा, ज देखिए द से आया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, उद, कहीं कहीं उठ कह देते हैं, कहीं कहीं उद कह देते हैं, इस बात को भी यहां पर रखा जाता है। तो
अब कहीं कहीं उच्चरित है, उच्चरित, उच्चरित। तो देखिए यहां पर च है, एक च, और फिर यहां पर आ जाएगा, तो उत प्लस चरित। लेकिन यहां पर उद प्लस ज्वल ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल, तो आपका बन जाएगा उत प्लस ज्वल। और कहीं कहीं कह देते हैं कि यह उत प्लस ज्वल भी, इसको भी सही मान लिया गया है, ये भी सही है और ये भी, दोनों सही है, ठीक है ना। तो अब एक शब्द और है, शरद चंद्र, शरद चंद्र। देखिए शरद चंद्र, देखिए अब इसको अगर हम तोड़ दें, श अ र अ च, फिर च न ब र अ, यहां पर दो च है, इस पर इधर कर लीजिए तो बन जाएगा चंद्र। ये क्लियर हो गया। प्लस यहां पर श र, अब च को, च आया है तो निश्चित रूप से क से आया होगा च, तो शरत। अब इसको शरद प्लस चंद्र कहते हैं, शरद धन चंद्र, कहीं कहीं शरद कह देते हैं, शरद, तो लेकिन यहां शरद धन चंद्र, शरद चंद्र। जो अगली संधि है व्यंजन संधि की, जस्व संधि, जस्व संधि, और इसका सूत्र है झलाम जशो नते, झलाम जशो नते, यानी पदांत झल, पदांत अगर पद के अंत में झल आता है तो उसका जश हो जाएगा, यानी जो पद के अंत में झल आता है तो झल, झल को जश हो जाना, हो जाता है। ब ग द द ख प छ छ थ च ट त व त प य श स स ह। अब देखिए इसको हम ये भी कह सकते हैं झ भ, बोलिए झ भ घ ढ, झ। बच्चों व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल मिलने पर संधि बन जाती है। तो आप देखिए जो झल बताया था, जस्व संधि, झलाम जशोनते, जशोनते, झलाम जशोनते, झल को जश हो जाता है, पदांत झल को, किसको, पदांत झल को, पदांत झल, पदांत झल को जश हो जाता है। अब यह देखिए ये कौन कौन से वर्ण है, झ भ घ घ घ, ये चतुर्थ वर्ण है, कौन से वर्ण है, ये चतुर्थ, देखो झ भ ध ढ ध, ये पांचों वर्ण के चौथे वर्ण हैं, कौन से हैं, चौथे वर्ण। ज ब ग ड द, ये कौन से हैं, तीसरे वर्ण। ख फ छ ठ थ, ये कौन से हैं, दूसरे। देखिए च ट त व, च ट त क, च ट त, च ट त क प, ये कौन से वर्ण है, प्रथम, और स स स। तो इसका मतलब आपने ये देखा कि जो झल है वो झल कौन है, वर्ग का, वर्ग का जो वर्ग है, वर्ग का का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। तो उन सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण को क्या होना चाहिए, जश। अब देखिए जश क्या है,
ये तो हो गया झल। जस क्या है? ज ब ग द द। देखो ज ब ग द द। अब यहां पर आप देख रहे हैं ज ब ग द द, ये कौन सा वर्ण है? तीसरा। कौन सा? प्रत्येक पांचों वर्णों का तीसरा वर्ण। ज क छ छ ज ज, च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, थ थ द, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तो यह तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी पदांत, जो पदांत झल आए तो उनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण अगर आता है तो उन सभी का क्या हो जाना चाहिए? आपका जश हो जाएगा। तो देखिए कैसे, जैसे वागीश एक शब्द है, वागीश, 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 इसको विच्छेद कर दीजिए। व आ ग ई श ह, ये कर दिया। अब देखिए वागीश, तो यहां पर देखिए, यहां पर आया, इसको ईशा कर लीजिए पूरा। क्या कर लेंगे? ईशा। और यहां पर प्लस कर लीजिए, और यहां पर देखिए वा ग, ये आया वाग। अब ये ग कहां से आया होगा? अब आप यहां देखिए, ग है तीसरा वर्ण, तृतीय जश आया है, ये जश है, ये जश है। तो निश्चित रूप से हमें सही इसमें चलना है कि इसी वर्ग का, यानी ग के वर्ग का क वर्ग में कौन सा? देखिए वाक, तो हम इसे वाग भी कह सकते हैं, वाग प्लस ईश, वाक धन ईश। हम वाक धन ईश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाक धन ईश, वागीश। अब देखिए चिदानंद, चित्त प्लस आनंद। देखिए चित्त धन आनंद, वर्ण विच्छेद पूछ देता, संधि विच्छेद पूछ देता है। देखिए त आया है और इसके बाद स्वर आ गया है, तो अब इस त को क्या करना है? हमें त को द बना देना है। यहां पर आ जाना है, क वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है? द। तो यहां पर हम आ जाएंगे, द ले आएंगे तो बन जाएगा चिदानंद, चिदानंद। क्या बन जाएगा? चिदानंद, चिदानंद। अगला जो जो उदाहरण है, देखिए शत प्लस एव, यहां क्या आया है? क्या क्या? देखिए क्या आया है ना, क्या? वर्ग का प्रथम वर्ण ही है, और यहां पर एव आया है, तो इसका क्या का तृतीय वर्ण हो जाएगा? क्या वर्ग का? क्या था ड, तो बन जाएगा सदैव, सदैव, सदैव। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं मिटा करके फिर आगे बढ़ूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे, मिटाएं इसको। देखिए उद्देश्यम सुबंत सदाचार, इनको अगर हम देखेंगे तो देखिए उत, ये द है, उद, तो द का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो उत प्लस देश्यम, ये हो गया क्लियर। यहां पर देखिए, यहाँ प फ ब हुआ है, तो इसका मतलब सुप, प आ जाएगा सुप प्लस अंत, ये प का ब हो जाएगा, तीसरा वर्ण आ जाएगा पावर का। यहां पर देखिए सत, द है ना, त थ द, तो तीसरा वर्ण है तो प्रथम वर्ण में ले लेंगे, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। ये इसलिए कहा है कि त को द हो जाएगा, प को ब हो जाएगा, प को ब हो जाएगा, त को देखिए त को द हो गया, प को ब हो जाएगा, प फ ब, और यहाँ पर त को द हो जाएगा, त थ द। तो इस तरह से आप व्यंजन संधि में आपने झलाम जशोन्ते पढ़ा, झलाम जशोन्ते, या आप सूत्र याद रखेंगे, झलाम जशोन्ते, झलाम जशोन्ते। उद्देश्यम उत प्लस देश्यम, उद्देश्यम
उत प्लस दृश्यम, सुप प्लस अंत सुबंत, सत प्लस आचार सदाचार। देखिए अब अनुस्वार संधि हम बताते हैं। अनुस्वार यानी मौनुस्वार, अनुस्वार संधि मौनुस्वार। क्या हो जाएगा? मौनुस्वार। मौनुस्वार में अब आप देखेंगे कि मौनुस्वार संधि इस तरह के है। मौनुस्वार, पहले अनुस्वार जान लीजिए। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार ये होता है बिंदु अंग, बिंदु अंग, ठीक है ना। मौनुस्वार का मतलब है माँ के बाद, या माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए तो उसके स्थान पर, माँ के स्थान पर, माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, किंतु स्वर आने पर माँ में स्वर का मेल हो जाता है। देखिए मौनुस्वार है, जैसे ये म हलंत वाला है। हलंत म के आने के बाद अगर कोई बाद में व्यंजन आता है, यानी पहला प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हलंत हो जाए और बाद में जो दूसरा शब्द का प्रारंभ है वह व्यंजन के साथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु ऊपर लग जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? बिंदु लग जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देते हैं हरिम, देखिए हरिम वंदे, हरिम वंदे। अब देखिए हम वहाँ है, हलंत है, इसके बाद यहाँ पर स्वर है, तो हम इसको कह सकते हैं हरिम वंदे। क्या कहेंगे? हरिम वंदे। जैसे मान लीजिए उदाहरण है गृहम गच्छति, गृहम गच्छति। तो यहाँ पर देखिए माँ है और माँ के बाद यहाँ पर व्यंजन आ रहा है ग, तो इसको हम केवल माँ को भा के ऊपर बिंदु लगा देंगे, गृहम गच्छति। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई इसमें सब दिक्कत नहीं है। गृहम गच्छति। अगला उदाहरण देखते हैं, त्वम पठसि। यहाँ देखिए माँ है, पा है, तो इसका हो जाएगा त्वम पठसि। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कहते हैं सत्यम वद, इसमें हो जाएगा सत्यम वद, सत्यम वद। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर माँ के बाद कोई भी विसर्ग व्यंजन आता है, माँ के बाद कोई भी व्यंजन आता है, तो यह माँ का अनुस्वार हो जाएगा, अर्थात वह बिंदु बन जाता है, माँ जो है अंग का उच्चारण देने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। मान लीजिए इसी में देख लीजिए रामम वंदे, रामम वंदे। रामम वंदे, आप इसको कह सकते हैं रामम वंदे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रामम वंदे। आप इसको और भी विस्तार से कर सकते हैं।
किम करोति। माँ का यहाँ पर क्या है, ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, किम करोति। इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। देखिए इसका दूसरा पार्ट है अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण। अगर अनुस्वार है और उसके बाद आपका यै यानी यै अर्थात यै श स ह को छोड़कर सभी व्यंजन। अनुस्वार के बाद यै यानी श स ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए, सभी व्यंजन यानी कोई भी, लिख दीजिए कोई भी व्यंजन आए तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए अनुस्वार के बाद यै अर्थात श स ह को छोड़ करके सभी व्यंजन यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व भी। तो इसमें य र ल व श स स ह ये भी आना चाहिए था। तो उसका पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण का मतलब है जैसे क है, ख है, ग है, घ है, न, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अब आप देख लीजिए इनमें से कोई भी वर्ण आए, जैसे मान लीजिए क आया, अंग के बाद ये, अंग के बाद क आया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ख आया, ख भी आया तो भी ये हो जाएगा, ग आया तो भी हो जाएगा ग, और अनुस्वार के बाद घ आया तो भी ङ आया तो है ही है। अब अनुस्वार के बाद च आया तो य, फिर छ आया तो य, ज आया तो य, यानी क्या आया, यहाँ देखिए अनुस्वार के बाद ट आया तो ड़, ठ आया ड़, ड आया ड़, यहाँ पर देखिए अनुस्वार के बाद त आया तो न, थ आया तो न, द आया तो न, ध आया तो न, अनुस्वार के बाद प आया तो म, ह आया तो म, ब आया तो म। अब जैसे मान लीजिए अंग और प्लस इतर, देखिए अंकिता, तो अब आप इसमें देखेंगे अंकिता यहाँ पर अनुस्वार आया हुआ है, इसके बाद क्या आया हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसके स्थान पर हम क्या कर लेंगे, अंकित, अंक, अंग प्लस कर, तो इसे कह सकते हैं अंक। क्लियर। ऐसे ही अब आप कोई भी उदाहरण लेंगे, जैसे मोम प्लस चित, मोम प्लस चित तो हो जाएगा मोम, मुंचित, मुंचित, ठीक है। आप लिखिए चंपक, लिखिए चंपक, ऐसे है, आप इसको लिख सकते हैं चंपक। चंदन ऐसे लिखे हैं, आप इसको कर सकते हैं चंदन। आप इसको लिख सकते हैं कंटक, आपने लिखा कंटक,
अब देखिए ट है, ट के कारण ये ड आ जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार है, आप इसको लिख सकते हैं कन कर। अब आप इसको कह सकते हैं नंबर, अब आप लिख सकते हैं नंबर, लेकिन आप इसको कह सकते हैं नम, ब है ना, ब का म हो जाएगा, देख रहे हैं आप, यानी। और आप इसको कह सकते हैं शम प्लस कते, देखिए शम प्लस कते, अब इसको कह सकते हैं शम कते, ठीक है। तो दिनांक भी ऐसे लिख देते हैं, ऐसे दिनांक होता है, इसको कह सकते हैं दिनांक, इस तरह से भी कर सकते हैं। अंक आ गया, अंक, या ठीक है, तो दिनांक, तो इस तरह से हम अनुस्वार संधि में, अनुस्वार यही पर सवर्ण का मतलब होता है, पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण का मतलब देखिए अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार के अंतर्गत देखा जाए, स स सह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है, कोई भी व्यंजन आए तो उसी वर्ग का, अब उसी वर्ग का मतलब अगर क ख ग घ आ रहा, कोई व्यंजन आ रहा है इसमें से, तो उसी वर्ग का पर सवर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, पर सवर्ण पंचम वर्ण हो जाएगा। तो पर सवर्ण पंचम वर्ण यानी ये ङ, य, ण, न, म सब नासिका वर्ण है, नासिक वर्ण है। तो उस अनुस्वार के स्थान पर, जो अनुस्वार आपने लगाया है, इस अनुस्वार के स्थान पर क्या बन जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर उसका पंचम वर्ण आ जाएगा, जो उसके बाद वाला वर्ण आता है। देखिए अब ये वीडियो जो बना रहे हैं, अगर बच्चों को यह वीडियो मिल जाए तो सरलता से वो बच्चे संधि सीख सकते हैं। और संधि के साथ साथ अभी इसमें संधि में, व्यंजन संधि में भी और भी संधियां हैं जिसको मैं बताऊंगा, क्योंकि आज कुछ क्लिष्ट संधियां हो गई हैं। जैसे श्चुत्व संधि हो गई, आपने श्चुत्व संधि पढ़ा है व्यंजन में, श्चुत्व संधि, और इसके बाद अनुस्वार संधि आप पढ़ रहे हैं। तो श्चुत्व में आपने देखा है सकार और चकार के बाद अगर सकार और तकार, इस तरह के सकार और तकार के बाद श हो जाएगा, तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा, आपने देखा है। और उधर आपने पढ़ा है वृद्धि संधि पढ़ा दिया है। वृद्धि संधि के बाद एक संधि और आपको पढ़ाई थी पररूप संधि, पररूप के बाद पूर्वरूप संधि, आपने वहाँ भी पढ़ा। और इसके बाद अनुस्वार संधि में दो संधियाँ पढ़ा दिया, मोनुस्वार और अनुस्वार से यही पर सवर्ण। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाते रहें सभी भाई बहन, जिससे इसका अधिकतम लाभ उठाएं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप बॉक्स में आप जाकर के आप मैसेज करिए, या किसी को अगर व्यक्तिगत समस्या होगी तो हम उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। और सभी बच्चे इसको देखें, यह बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल है। इसको अगर हम क्लिष्ट बनाना चाहेंगे तो क्लिष्ट हो जाएगा, सरल बनाना चाहेंगे तो सरल हो जाएगा। मैथमेटिक्स की तरह, बिल्कुल एकदम गणित की तरह फार्मूले पर डिपेंड करता है। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।